बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ यानी कि रियाजी इसकी डिफाइंस करेंगे तरीफ़े। और ये डिफाइंस सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं है, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए भी है। और ये सिर्फ रटानी लिखवाई गई, बल्कि आपको डिफाइंस यहाँ पे समझाई भी जाएंगी। आप ये वीडियो देखेंगे, आपको ये डिफाइंस इसी वीडियो में याद हो जाएंगी। मैं बड़े आसान अल्फाज में ये लिखी हुई हैं और मैं बड़े आसान अंदाज में समझाऊंगा इनको, ताकि आपको समझ आ जाए सारी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि अगर आपको भूल भी जाए तो आप उस कॉन्सेप्ट के लिहाज से खुद दोबारा लिख भी सकें। तो ये देखें, सर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफाइन है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अब कौन से होते हैं, ये देखें, अ नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, के ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। यानी कि ये देखें 1/2, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया, यानी कि बटे की फॉर्म में लिखा जाए। और पी यानी कि ऊपर और नीचे जो है ये इंटीजर हो। ये देखें, P एंड Q आर इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर है। और जो नीचे हो ना, यानी कि ऐसे ना हो 1/0, 2/0, नीचे जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए। Q कैन नॉट इक्वल जीरो इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है Q इक्वल P/Q सच डैट P/Q इसको पढ़ा जाता है बिलोंग टू Z, का मतलब होता है इंटीजर, एंड Q कैन नॉट इक्वल टू जीरो। इस सारी डिफाइन को ऐसे भी लिखा जाता है। और क्यू इससे डिनोट किया जाता है रैशनल नंबर को। बेटा दोबारा सुन ले, रटानी लगाना आपने। ऐसे नंबर जिनको बटे की फॉर्म में लिखा जाए उनको रैशनल नंबर कहते हैं। और बटे के जो नीचे वाला है ना, फ्रैक्शन के नीचे वाला, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर है। अब उर्दू मीडियम वाले, ये है इनकी डिफाइन, समझा मैंने दी है। उर्दू मीडियम वाले सिर्फ ये नोट कर ले, समझ आपको आ गई होगी। अब ये देखें, इर्रेशनल नंबर के गैर नाती तादाद, अ नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। देखिए, रैशनल में था रिटन इन द फॉर्म, के रैशनल में लिखा जाता है, लेकिन इर्रेशनल में पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू कैन नॉट इक्वल टू जीरो, इट का इरेशनल नंबर। सारी डेफिनेशन रैशनल वाली है, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए ना कैन नॉट, तो फिर वो इरेशनल बन जाता है। और इरेशनल क्यू क्यू डैश से या क्यू प्राइम से डिनोट किया जाता है। ये देखिए, एक्स कैन नॉट इक्वल, यहाँ पे ये आ गया है ना। और रैशनल में देखिए क्या था, इक्वल था, यानी कि नातिक मैं बताऊँ ना, तो इसमें था एक्स इक्वल, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ये इरेशनल है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये गैर नातिक दाद की डेफिनेशन है। अब इससे नेक्स्ट है डिफाइन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, कि जो नंबर फाइनाइट हो, रुक जाए। ये देखें, अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी कि ये देखिए, अगर मैं लिखूँ ना 3.213, डेसिमल के बाद नंबर स्टॉप हो जाए। फाइनाइट वो होते हैं जो गिने जा सके, और इन्फिनिट वो होते हैं जो नहीं गिने जा सके। अगर डेसिमल के बाद नंबर जौन से हैं वो महदूद हो, गिने जा सके, उनको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये देखिए एग्जांपल दी हुई हैं, कोई एक एग्जांपल लिख ले कि 1/4 इक्वल है 0.25, डेसिमल के बाद नंबर गिने जा सकते हैं, तो ये फाइनाइट है, इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग है। और उर्दू मीडियम के लिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया है। इससे नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये देखें, इसमें यह है कि डेसिमल के बाद नंबर जोन से वो इन्फिनिट हो, लेकिन वो एक जैसा हो, एक पैटर्न का हो। ये देखें, मैं ये पढ़ता हूँ फिर समझाता भी हूँ। द डेसिमल नंबर्स विद एन इन्फिनिटली पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, के देखें डेसिमल के बाद अगर नंबर इन्फिनिट हो, गिने ना जा सके हो, लेकिन एक जैसे हो। जैसे कि ये देखें 3 2 3 2 3 2, इसी तरह 100 मानो, तो ये देखें 3 2 3 2 3 2 एक जैसे हैं ना, एक जैसे हैं और इन्फिनिटी हैं, पैटर्न एक जैसे है लेकिन इन्फिनिट है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ये देखिए एग्जांपल में 0.3333, यानी कि 3 फिर रिपीट हुआ है 3 फिर रिपीट हुआ है 3, और ये इन्फिनिट है, यानी गिने नहीं जा सकते, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी देखें, ये अगर मैं ये बताऊँ आपको, ये देखें 142857, 142857, ये वाला, फिर इसके बाद रिपीट हुआ है ये पूरा सेट, फिर इसी तरह 100 चल रहा है, तो इस तरह के नंबर को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह उर्दू मीडियम वालों के लिए ये डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। अब इससे नेक्स्ट है डिफाइन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अभी जो की है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है,
लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो देखिए डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न, यानी कि डेसिमल के बाद एक पैटर्न से रिपीट ना हो रहे हो, जैसे कि ये देखें 3.14 159265 एक जैसे नहीं है और इन्फिनिटी हैं, इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के एक जैसे नहीं आ रहे, उनको कहा जाता है ये नॉन रिकरिंग। और ये देखें उर्दू मीडियम वालों के लिए ये है डेफिनेशन। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। बेटा आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने समझ के करनी है। एक दफ़ा समझे, दूसरी तरफ समझे, नहीं समझ आ रही दोबारा समझे, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है डिफाइन सर्ड। अब ये देखें एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड, यानी कि इरेशनल नंबर हो और उसके ऊपर रेडिकेंड का साइन हो, यानी कि जजर का साइन हो इस तरह का, और इसके अंदर इरेशनल नंबर हो यानी कि प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो और किसी टेबल पे डिवाइड ना हो, यानी कि सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो और वन पे डिवाइड हो, उनको कहा जाता है प्राइम नंबर। जैसा कि 2 3 5 7 11 13 19, इसी तरह सॉरी इसमें 17 भी आता है, 11 13 17 19 इस तरह के नंबर्स हो, और अगर इनके ऊपर इस तरह का सिंबल आ जाए उसको कहा जाता है सर्ड। ये देखिए एग्जाम्पल भी है। अब इसी तरह ये उर्दू मीडियम वालों के लिए ये है। इससे नेक्स्ट आ जाएगी डिफाइन मोनोमियल एंड बाइनोमियल सर्ड। अब ये देखें अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक डिजिट हो और एक ही टर्म हो उसको कहा जाता है मोनोमियल, अगर दो आ जाए वो बाइनोमियल। ये देखें अ सर्ड डैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म, अगर एक टर्म हो सर्ड के लिहाज से, जजर वाली के लिहाज से, उसको कहा जाता है मोनोमियल। अगर अ सर्ड डैट कंटेन्स द सम ऑफ टू मोनोमियल, यानी कि एक से ज़्यादा आ जाए, उसको कहा जाता है बाइनोमियल। ये देखें इसमें जजर 5 जजर 7 एक है, इसमें स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसके अंदर सम आ गया यानी कि दो टर्म्स आ गई हैं, तो वो बाइनोमियल सर्ड है। इसी तरह ये है उर्दू मीडियम के लिए कॉन्सेप्ट। मैं इंग्लिश मीडियम वाले में समझा रहा हूँ, उर्दू मीडियम वाले भी यहाँ से कॉन्सेप्ट समझे और फिर अपनी डेफिनेशन रीड करेंगे, उनको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है राइट द यूजेस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रियल नंबर्स का इस्तेमाल। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड हेल्थ, स्टैटिक्स एंड डाटा और कंप्यूटर साइंस, इसी तरह ये है। अब अगर पेपर में आ जाए रियल नंबर्स की तारीफ करे, हकीकी अदाद की तारीफ करे, तो ये सुन ले क्या है। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और उर्दू मीडियम वालों के लिए कि नातिक और गैर नातिक का यूनियन जो सा है वो हकीकी नंबर्स कहलाते हैं। इससे नेक्स्ट ये है चैप्टर नंबर 2 की डिफाइंस। अब डिफाइन लोगारिथम। लोगारिथम की तारीफ करें तो लोगारिथम्स आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल। ये एक पावरफुल मैथमेटिकल टूल है यूज टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन पार्शली दूस इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आर के, यानी कि सादे अल्फाज में बताऊं तो जो बड़ी कैलकुलेशन है और मुश्किल कैलकुलेशन है उनको आसान अंदाज में सॉल्व करने के लिए लोगारिथम का यूज़ किया जाता है। और ये देखें उर्दू मीडियम में लिखा हुआ है, सारे इंग्लिश मीडियम वाले भी ये रीड करें तो आपको समझ आ जाए कि जो पेचीदा हिसाब किताब है उसको आसान तरीके से हल करने के अमल को लोगारिथम कहा जाता है। ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है। नेक्स्ट है डिफाइंड साइंटिफिक नोटेशन। इंपॉर्टेंट है ये भी कि साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ करें। 2.1 में ये क्वेश्चन है, इसके पेपर में आ सकते हैं, वो भी अगर डिफाइन ना आए तो क्वेश्चन आएगा। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज अ साइंटिफिक नोटेशन। ये देखें ये कितना बड़ा नंबर है 7800। अगर इसको सिंपल अल्फाज में लिखा जाए 7.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिजिट है 10 की पावर 3। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा यही उर्दू मीडियम में साइंसी तरकीब की तारीफ करें तो ये आपके सामने है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा डिफाइन करेक्टरिस्टिक के खासा की तारीफ करें तो डेसिमल नंबर से जो पहले होता है वो करेक्टरिस्टिक्स होता है और डेसिमल नंबर के बाद जो होता है लोगारिथम का नंबर वो मेंटीसा होता है। ये देखिए द करेक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोगारिथम, यानी कि ये देखें लॉग की मैंने वैल्यू ली है ना, अगर मिसाल के तौर पर ये वैल्यू नहीं है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ लॉग मैंने 53 लिया है और अगर इसका आंसर आया है ना 3.279, तो डेसिमल से पहले जो इंटेग्रल नंबर है ये करेक्टरिस्टिक है और डेसिमल के बाद जो होता है ये मेंटीसा होता है। ये करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन। अब ये मेंटीसा की डेफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको समझा दिया है इसके साथ ही। इससे नेक्स्ट ये मेंटीसा की उर्दू मीडियम में डेफिनेशन है। नेक्स्ट है ये देखें कॉमन लोगारिथम एंड नेचुरल लोगारिथम, ये भी इंपॉर्टेंट है। द बेस ऑफ ए कॉमन लोगारिथम इज़ 10। तो कॉमन लोगारिथम की जो बेस होती है वो 10 होती है
और नेचुरल लॉगरिथम की बेस जो होती है तो वो ई होती है। अब इट इज़ रिटन बाय, इसको लिखा जाता है लॉग बेस 10 और इसको लिखा जाता है एल एन। अगर इस तरह लिखना है तो इसकी लॉग बेस ई लिखी जाती है जो कि एल एन के इक्वली होती है। इट इज़ यूज्ड इन कैलकुलेशन इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन और इट इज़ यूज्ड इन कैलकुलस एंड एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिके प्रोसेस। ये इनका डिफरेंस था। इसी तरह उर्दू मीडियम वालों के लिए ये लिखा हुआ है और कंसेप्ट आपको इंग्लिश मीडियम में समझा दिया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा डिफाइन सेट, चैप्टर नंबर 3 की डेफिनेशन कि सेट की तारीफ करे और एग्जाम्पल भी दिया। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स आर एलिमेंट्स। ये इसकी डेफिनेशन और ये देखें इसकी एग्जाम्पल। इसी तरह ये उर्दू मीडियम के लिए है। नेक्स्ट है डिफाइन सिंगलटन सेट, नाम से शो हो रहा है सिंगल एक एलिमेंट वाला सेट, उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको यक रुकनी सेट कहते हैं। इससे नेक्स्ट डिफाइन एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब खाली, कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई रुकन नहीं है, नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और इसको इस तरह भी डिनोट किया जाता है और इस तरह भी डिनोट किया जाता है। इससे नेक्स्ट इक्वल सेट, नाम से देखे शो हो रहा है इक्वल का मतलब बराबर सेट। तो ये देखिए टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। दो सेट आपस में तब बराबर होते हैं अगर उनके सेट की तादाद और उनके रुकन बिल्कुल एक जैसे हो। ये देखें एक दो तीन, तीन रुकन है, एक दो तीन, तीन ही रुकन है। अब ये देखें यहाँ से तरतीब से लिखा हुआ है 1 2 3, लेकिन 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 ये भी है, ये भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसको कहा जाता है इक्वल सेट। अब है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद तो सेम है लेकिन रुकन सेम नहीं है। ये देखें 1 2 3 4 5, 5 रुकन है, इसमें भी 1 2 3 4 5 रुकन ही है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 है और ये ए बी सी डी ई है। एलिमेंट्स सेम है लेकिन उनके रुकन जो उनसे हैं उनकी तादाद तो सेम है लेकिन वो बिल्कुल एक जैसे नहीं है, वो इक्विवेलेंट सेट हैं। इससे नेक्स्ट ये मसावी सेट और मुतरादफ सेट इंग्लिश मीडियम में कॉन्सेप्ट देखा है, उर्दू मीडियम में ये तारीफ उनकी देख लें। नेक्स्ट है डिफाइन सबसेट, के सब सेट तख्ती सेट की तारीफ करें और एग्जाम्पल भी दें। ये देखिए अगर कोई एक सेट है उसमें से कुछ एलिमेंट्स लिए जाएं, मिसाल के तौर पर ये देखें ये एक सेट है 1 2 3 4 उसके एलिमेंट्स है। अब ए एक सेट लिया हुआ है जिसमें है 1 3, 1 भी इसमें है, 3 भी इसमें है। इसका मतलब है ए जौन सा है बी में से लिया गया है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, कि ए बी का सबसेट है। अब ये देखें इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर ए का हर एलिमेंट सेट बी में से हो तो ए बी का सबसेट होगा। ये उर्दू मीडियम के लिए है। इससे नेक्स्ट डिफाइन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, कि प्रॉपर क्या है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या है। अब ये देखें पहले समझाता हूँ फिर उर्दू में बताता हूँ। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट डेट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए देन ए इज सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी कि ये देखें ए एक सेट है जिसमें पहले बी एक सेट है जिसमें है 1 2 3। अब ए मैंने लिया है इसमें 1 2 लिया है यानी कि 3 बी में है लेकिन इसमें नहीं है तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। अब इम्प्रॉपर यानी कि ये देखिए बी है ना, इसमें है 1 2 3, लेकिन अगर ए मैं लूँ और इसमें ये सारे एलिमेंट्स ही ले लूँ तो ए जो सा है ये बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल बी, यानी कि बराबर ही आगे हैं, तो इसको कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह ये वाजिब और गैर वाजिब उर्दू मीडियम के लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। इससे नेक्स्ट डिफाइन यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन वाले आपने क्वेश्चन किया है कि दो सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया जाता है और जो रिपीट हो रहे हो उनको दोबारा नहीं लिखा जाता। ये दो सेटों के यूनियन के तारीफ है। अब इससे नेक्स्ट इंटरसेक्शन रीड आप कर सकते हैं लेकिन मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप खुद भी लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन दो सेट्स हैं, इनमें जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं उनको दूसरे सेट में लिखा जाए तो वो इंटरसेक्शन होता है। ये देखिए 1 2 3 2 3 4 5, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, वो 2 आ गया। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, वो 3 आ गया। तो ये इंटरसेक्शन में जो सेम होते हैं उनको लिखा जाता है। इससे नेक्स्ट है राइट द डिमॉर्गन्स लॉ, कि डिमॉर्गन के कवानीन बयान करे तो ए यूनियन बी, इसको डैश भी लिख सकते हैं या यहाँ पे सी भी लगा सकते हैं, कम्प्लीमेंट
ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इक्वल ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। इससे नेक्स्ट है डिफाइन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स जो चीज़ें कॉमन होती हैं, एन अलजबरा अ कॉमन फैक्टर इज़ एन एक्सप्रेशन डेट डिवाइड्स टू आर मोर एक्सप्रेशन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन में जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं। ये देखिए 2x-6, इसमें 2 सेम है तो 2 मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो 2 जोन सा है इनका कॉमन फैक्टर है। इसी तरह ये मुश्तरक जज़ू ज़रबी उर्दू मीडियम में लिखा हुआ है और ये मिसाल है इसकी, यहाँ पे मिसाल का वर्ड आना था। नेक्स्ट, राइट द मेथड्स टू फाइंड HCF। HCF आधे आज़म यानी कि हायर कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के कितने मेथड हैं, उनके नाम लिखे। 2 मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन यानी कि बजरिया तजज़ी और बाय डिवीजन यानी कि बजरिया तकसीम। नेक्स्ट, डिफाइन HCF, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। द HCF ऑफ 2 आर मोर अलजब्रिक एक्सप्रेशन, 2 या 2 से ज़्यादा अलजब्रिक एक्सप्रेशन का जो HCF है, रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट अलजब्रिक एक्सप्रेशन। दोनों एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा एक्सप्रेशन है उसको डिवाइड किया जाता है, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा हो तो वो हायर कॉमन फैक्टर है। इसी तरह ये उर्दू मीडियम में लिखा हुआ है, और इंग्लिश मीडियम के लिए एक और डेफिनेशन LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट भी पढ़ा जाता है और लोवेस्ट भी पढ़ा जाता है। ये देखिए इसमें कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, आपको आइडिया होगा ये उनकी डिफाइंस हैं। इससे नेक्स्ट है डिफाइन लीनियर इक्वेशन। लीनियर नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक इक्वेशन यानी कि जिसकी पावर 1 हो उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax+b=0, ये इसके जनरल फॉर्म है। वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट, इसमें a और b कॉन्स्टेंट है, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं 3x+2=0, यानी कि a और b की जगह कोई भी कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं 1x+9=0। और x जोन से है वो इसमें वेरिएबल है, इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसके साथ आपने ये लाजमी लिखना है कि a 0 के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे 0 ही आ जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा, फिर 9=0, और ये पॉसिबल नहीं है। ये इसकी एग्जांपल है। इसी तरह ये यक दर्जी मसावात उर्दू मीडियम में लिखी हुई है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है डिफाइन लीनियर इनइक्वालिटी। अब ये देखिए ये क्या था, इक्वेशन यानी कि इक्वालिटी जिसमें इक्वल आ जाए। सारी डेफिनेशन वही है, लेकिन यहाँ पे लेस देन का सिंबल आ गया, इक्वल का सिंबल ना आए वो इनइक्वालिटी होती है। डेफिनेशन सारी वही है। इससे नेक्स्ट वही यक दर्जी गैर मसावात, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर इक्वल का साइन ना हो। नेक्स्ट है डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 6 की डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कि ट्राइंगल की साइड और ट्राइंगल्स के एंगल के दरमियान जो रिलेशन है इसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, और उर्दू मीडियम में त्रिकोणियात इसकी यह डेफिनेशन है। नेक्स्ट है डिफाइन एंगल, जाविया की तारीफ करें। अ प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय 2 रेज शेयरिंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि 2 रेज हैं। ये देखिए मिसाल के तौर पर एक ये रे है, एक ये रे है, लेकिन इनका स्टार्टिंग पॉइंट जो सा है वो कॉमन है। इनके दरमियान जो भी जाविया है, जो भी एंगल होगा, असल में वही एंगल की डेफिनेशन है। यानी कि अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है, एक ये रे है, एक ये रे है, तो इनके दरमियान ये एंगल है। इससे नेक्स्ट ये है को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल आर एंगल डेट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। जैसे कि अभी मैंने आगे ड्रा किया ना, ये तो फिक्स पॉइंट पे ये जो लाइन है ये इनिशियल लाइन है, और जो मूव गाड़ी होती है वो टर्मिनल लाइन होती है, और इसके अंदर जो एंगल होता है वो को टर्मिनल एंगल होता है। इसी तरह उर्दू मीडियम के लिए ये है को टर्मिनल जाविया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है डिफाइन डिग्री, डिग्री की तारीफ करें। इफ़ वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल into 360 equal arcs, then the angle subtending at the center of the circle by one arc is called 1 degree and it is denoted by 1 degree। अब ये देखिए ये एक सर्कल है ना, इसको 360 इक्वल पार्ट्स में तकसीम किया जाता है, यानी कि ये देखें सेंटर से लेकर ये इसकी सर्कल की बाउंड्री है। इसी तरह 1 2 3 4 5 इस तरह इसको डिवाइड किया जाता है 360 इक्वल पार्ट्स। और 2 लाइनों के दरमियान जो फिर एक पार्ट होता है ना, इनका ये एंगल 1 डिग्री होता है। इसी तरह ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है। नेक्स्ट है डिफाइन रेडियन, रेडियन की तारीफ करें। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये रेडियन की डेफिनेशन है और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए।
नेक्स्ट डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वो कह रहा डिफाइन करें। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, फिर इनके उल्ट कोटेंजेंट, सीकेंड और कोसाइन, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड और कोसीकेंड, ये है इनकी डिफाइंस। इससे नेक्स्ट है डिफाइन पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम ये राइट ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, यानी कि ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको कहा जाता है राइट ट्राइंगल। अब इसके लिहाज से 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, एक साइड होती है बेस और एक परपेंडिकुलर। तो ये देखें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको पैथागोरस थ्योरम कहा जाता है। और उर्दू मीडियम वालों के लिए मसला फिसागोरस। अगर साथ आप ये डेफिनेशन डायग्राम भी बना दो तो ज़्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट डिफाइन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की तारीफ करें। द वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स जियो अर्थ एंड मेट्रोन, यानी कि मेजरमेंट। देयर फॉर द वर्ड ज्योमेट्री मीन मेजरमेंट ऑफ अर्थ, के अर्थ की मेजरमेंट के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसको ज्योमेट्री कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन इंग्लिश मीडियम और ये उर्दू मीडियम। नेक्स्ट राइट डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट फार्मूला, चैप्टर नंबर 7 क्या है ये डिस्टेंस का फार्मूला का स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का है। और मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला। नेक्स्ट डिफाइन पॉलीगोन, पॉलीगोन की तारीफ करें तो 3 आर मोर देन 3 साइड्स क्लोज फिगर इज कॉल्ड पॉलीगोन, यानी कि अगर ये ट्राइंगल है ये भी पॉलीगोन है, ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा की है ये भी पॉलीगोन है, अगर मैं बेंजीन ड्रा करूं तो ये भी पॉलीगोन है, 3 या 3 से ज़्यादा साइडें हों वो पॉलीगोन है। नेक्स्ट सिमिलर ट्राइंगल्स, कि एक जैसे ट्राइंगल, टू और मोर ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, दो या दो से ज़्यादा ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे जैसी होती हैं। इफ़ देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड मेजर ऑफ देयर क्रॉसपोंडिंग साइड, यानी कि ये देखें मिसाल के तौर पर ये एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल, तो ये आपस में इक्वल होंगी अगर इनके एंगल और इनकी साइडें एक जैसी होंगी तो वो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी। नेक्स्ट डिफाइन पैरालीलोग्राम, पैरालीलोग्राम की तारीफ करें। अ पैरालीलोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर whose opposite sides are parallel and equal in length and opposite angles are equal। अब ये देखें इसकी डायग्राम इस तरह की होती है, डायग्राम भी आपने बना देनी है। वो कह रहा है अपोजिट साइड जो सी है वो इक्वल होती है, यानी कि ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसकी इक्वल है। और अपोजिट एंगल जो से हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इसकी इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसकी इक्वल होता है, ये पॉलीगोन है। और इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल जो है इनका वो 90 के इक्वल नहीं होता, अगर 90 के इक्वल हो जाए तो फिर वो तो रेक्टेंगल बन जाती है। इससे नेक्स्ट डिफाइन ग्राफ, ग्राफ की तारीफ करें। और ये डेफिनेशन ये देखिए आपके सामने लिखी हुई है उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। नेक्स्ट ये है डिफाइन लोकस, यानी कि लोसाई, इसकी तारीफ करें तो ये देखें अ लोकस प्लूरल लोसाई इज अ सेट ऑफ पॉइंट that follow a given rule. In geometry, loci are often used to define the position of points relative to one another or the other geometric figures। ये इसकी उर्दू मीडियम की डेफिनेशन है और ये इंग्लिश मीडियम। नेक्स्ट डिफाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के लिहाज से जो कट किए जा रहे हैं बाइसेक्टर दो हिस्से। मिसाल के तौर पर ये समझ ले एक लाइन है, इसके ऊपर 90 डिग्री के लिहाज से इस लाइन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी कि इसकी टोटल लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जाता है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ लाइन डेट इंटरसेक्ट अ लाइन सेगमेंट एट राइट एंगल, राइट एंगल असल में होता है 90 डिग्री जो कि मैंने आपको बताया है, एंड डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह ये उर्दू मीडियम वालों के लिए है। नेक्स्ट डिफाइन मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मसलस के वस्तानिये की तारीफ करें तो ये आपके सामने लिखी हुई है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी। नेक्स्ट है डिफाइन पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, मुसलस के हम नुक्ता की तारीफ करें। अ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द सिंगल पॉइंट वेयर 3 आर मोर लाइन्स रेज आर लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट आर मीट इन द ज्योमेट्रिक फिगर, यानी कि ये देखें मिसाल के तौर पर 1 2 3, ये 3 लाइनें अगर एक ही पॉइंट पे कट करे, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, एक पॉइंट पे टच करें, अब इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इससे नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल,
ये देखिए मिसाल के तौर पर ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रा की है। अब इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाए। चले मैं बड़ी करके दिखाता हूँ ताकि पता चले कि ये अगर एंगल है, इस एंगल को दो हिस्सों में कट किया गया है ना, तो इसको कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। जैसा कि आगे आया था ना कि मैंने बताया था 6 सेंटीमीटर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, वो लाइन बाइसेक्टर थी। अब ये एंगल बाइसेक्टर है कि एंगल को दो हिस्सों में तकसीम करना, उसको कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट है डिफाइन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड असल होती है हाइट। एल्टीट्यूड इज अ रे ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल। मुसल्लस के राज से, मुसल्लस के वर्टेक्स से दूसरे से पर उसकी सीधी लाइन है ना, उसको वर्टेक्स कहा जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रा की है। अब इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी ना, वो असल में उसका एल्टीट्यूड है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा डिफाइन सर्कल के दायरा की तारीफ करे। द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि फिक्स्ड पॉइंट जो रीजन से लेकर यहाँ तक अगर ये डिस्टेंस है ना 3 सेंटीमीटर, तो ये जहाँ पर मैं मर्जी लूँगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, यानी कि सेम होगा अगर उनका डिस्टेंस, तो वह सर्कल होगा। और आप सर्कल अगर ड्रा भी कर ले, फिर सेंटर से लेकर उसके जहाँ तक मर्जी के हिस्से का स्केल की मदद से डिस्टेंस नोट करेंगे तो वो सेम होगा। नेक्स्ट है डिफाइन पैरेलल लाइंस के एक जैसी लाइंस। ये देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ये इंग्लिश मीडियम में और ये उर्दू मीडियम में। नेक्स्ट है डिफाइन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडों की लेंथ बराबर हो, यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 सेंटीमीटर हो। आप पेपर में ये डायग्राम भी बना दो, ज़्यादा अच्छी बात है। अगर ये क्वेश्चन आए कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडों की लेंथ एक जैसी हो, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। डिफाइन राइट एंगल ट्राइंगल, ये आप खुद रीड कीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको पढ़ा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस ए बी सी, ये डायग्राम भी बना देंगे साथ, तो ज़्यादा अच्छी बात है। डिफाइन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, मालूमाती मामलात की तारीफ़ करें। तो मालूमाती मामलात अदादी मवाद को जमा करने, तरतीब देने, तलखीस करने, तज्जिया करने और तशरीह करने का अमल, ये मालूमाती मामलात कहलाता है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। नेक्स्ट है डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टीन्यूस डाटा। इनकी डिफाइंस हैं तो इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज हुज नंबर्स आर यूज टू राइट डिस्क्रीट डाटा। और कंटिन्यूस इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल। डेसिमल नंबर्स आर यूज टू राइट कंटिन्यूस डाटा। ये इनकी डिफाइंस इंग्लिश मीडियम में है। और ये देखिए गैर मुसलसल मवाद और मुसलसल मवाद, ये उर्दू मीडियम में इनकी डेफिनेशन है। इससे नेक्स्ट है ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा। ये इंग्लिश मीडियम में दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है साथ, और ये देखिए ये उर्दू मीडियम में लिखी हुई है साथ, ग्रोही मवाद और गैर ग्रोही मवाद की डेफिनेशन। इससे नेक्स्ट डिफाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 12, उस लिहाज से ये डिफाइंस हैं कि तआद्दुदी तकसीम की तारीफ करें। अ डिस्ट्रीब्यूशन आर टेबल डैट रिप्रेजेंट क्लास आर ग्रुप्स अलोंग विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसी। यानी कि पीछे वाले नंबरों के लिहाज से अगले नंबर को साथ मिलाया जाता है, जो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, तआद्दुदी तकसीम। नेक्स्ट रेंज की तारीफ करें, यानी कि 7। तो जो डाटा दिया हुआ ना मिसाल के तौर पर 3, 4, 9, 7, 4, इसमें सबसे बड़ी वैल्यूज़ मैक्सिमम वैल्यूज़ को नेगेटिव किया जाता है मिनिमम वैल्यू से। तो जो आपके पास आंसर आता है वो असल में रेंज होती है। ये देखिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन, तो इसके आपने फार्मूले किए हुए हैं, अगर क्वेश्चन किए हैं तो ये देखिए अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि 1, 2, 9, 7 ये डाटा है, इनको अगर सम करूँ 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 7 तो ये आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई इनकी तादाद जो कि 4 है। इसको पढ़ा जाता है अर्थमेटिक मीन, हसाबी औसत। नेक्स्ट मीडियन, मीडियन इज द मेजर विच डिटरमाइन द मिडलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5
इसमें जो मिड वाली वैल्यू है ना, इसको मीडियन पढ़ा जाता है वस्तानिया। अब ये तो 5 थे, अगर 4 हों तो फिर कैसे मीडियन फाइंड करते हैं, वो एक डिटेल से क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपने किए हैं तो आपको पता चल गया होगा 12.2 वाले क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट है मार्ड, मोस्ट अक्रिंग वैल्यू, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आई है उसको पता रहता है मार्ड यानी कि आधा। ये देखें 1 2 3 2 2 9 1। अब इसमें 2 देखें 3 दफ़ा आया हुआ है और 1 2 दफ़ा आया हुआ है, तो जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया हो वो मार्ड होता है, तो 2 इस क्वेश्चन के लिहाज से मार्ड है। नेक्स्ट डिफाइन प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 13 की अब ये डेफिनेशन है। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अक्रंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, यानी कि किसी भी चीज़ के आने के कितने चांस हैं वो बताया जाता है। मिसाल के तौर पर अब ये देखिए मेरे पास अगर एक सिक्का है, मैंने उसको उछाला है, तो इसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो उसके आने के जो चांस है, हेड के आने के चांस भी 1 है और टेल के आने के भी चांस 1 है। इसको असल में पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट डिफाइन एक्सपेरिमेंट, द प्रोसेस विच जनरेट रिजल्ट, वो अमल वो जिससे नतीजा बने, नतीजा पैदा हो, उसको तजर्बा कहा जाता है। ये उर्दू मीडियम की डेफिनेशन है। नेक्स्ट डिफाइन फेवरेबल आउटकम, मुवाफिक नतीजा की तारीफ़ करें, तो ये है इसका आंसर इंग्लिश मीडियम, और ये उर्दू मीडियम आसान से यहाँ पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन सैम्पल स्पेस, कि किसी भी चीज़ के, जैसे मैंने अब आगे बताया ना कि मैंने सिक्का उछाला है, तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है, तो उसके आने के जो चांस है उसको सैम्पल स्पेस कहते हैं। इससे नेक्स्ट ये है डिफाइन इवेंट, इवेंट की तारीफ़ करें, तो अगर मैंने एक सेट लिया हुआ है ना, ये देखिए मैंने हेड और टेल का ये एक सेट लिया हुआ है, तो इसमें हेड कितनी दफ़ा है, 1 दफ़ा, 1 टाइम। टेल कितनी टाइम आया है, 1 टाइम। तो असल में ये इसके इवेंट्स हैं, इसमें जो डाटा दिया हुआ है ना वो असल में उसके इवेंट होते हैं। नेक्स्ट लाइकली इवेंट, अनलाइकली इवेंट, यानी कि जो एक जैसे होंगे वो लाइकली इवेंट, जो एक जैसे नहीं होंगे वो अनलाइकली इवेंट। इसी तरह ये देखिए उर्दू मीडियम में भी लिखा हुआ है, चलिए मैं रीड करता हूँ। एन इवेंट विच विल प्रोबेबिलिटी अकर इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अकर, यानी कि किसी भी डाटा के किसी चीज़ के आने के चांस ज़्यादा हो उसको कहा जाता है लाइकली इवेंट, और जिसके चांस आने के कम हो उसको कहा जाता है अनलाइकली इवेंट। ये देखिए उर्दू मीडियम में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट डिफाइन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन और इस लिहाज से इसका फार्मूला लिखा हुआ है, और उर्दू मीडियम वालों के लिए ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर जितनी डेफिनेशन बन सकती थी वो बनाई गई हैं और साथ समझाई गई हैं। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।